गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th केमिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत आज हम पहला चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो रेगुलर क्लासें हैं वो न होकर के अभी जो ऑनलाइन क्लासें हैं इनका आप वीडियो देख करके भरपूर लाभ उठाएं। और इसके अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर आज जो पहला चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 1 तो अपने कक्षा 11 की क्लास के अंतर्गत हिंदी मीडियम में जो केमिस्ट्री की है वो एनसीईआरटी की बुक लागू होगी। लेकिन एक ये ध्यान रखना कि पहले वाली किताबें और अभी एनसीईआरटी किताबें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज मिलेगी, कोई बड़ा अंतर नहीं मिलेगा। क्योंकि मूलभूत चीज़ें हैं वो चाहे एनसीईआरटी ले लो चाहे आरबीएसई ले लो, दोनों बोर्ड की जो चैप्टर हैं वो एक समान है। तो हम आज पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के अंतर्गत तो वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने जैसे कक्षा 10 के अंदर केमिस्ट्री के विषय में भी कुछ पढ़ा था, विज्ञान की बुक्स में बायो के विषय में भी पढ़ा था, फिजिक्स के विषय में भी पढ़ा था। तो अब वो जो चीज़ें हैं विज्ञान की तो उनको 3 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो रसायन विज्ञान है उसके अंदर तो पहली चीज़ यही है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, तो रसायन विज्ञान क्या है तो पहले ये समझना। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हमें ये बताती है कि पदार्थ है उसका संगठन क्या है, अर्थात वो पदार्थ है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उस पदार्थ की संरचना कैसी है, उस पदार्थ के गुण क्या है, एक पदार्थ को दूसरे अन्य पदार्थों में कैसे बदला जाता है, और बदलने के बाद में ये सब चीज़ें हैं उन पदार्थों के उपयोग क्या हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। और ये जो चीज़ें जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई रसायन विज्ञान की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणधर्म, रूपांतरण एवं उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो परिभाषा के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो पहली चीज़ है विज्ञान की जो शाखा है, ठीक है, इसके अंदर पदार्थों के संगठन, ये याद रखना, ये नहीं है, ये शब्द है संगठन। ठीक है, संगठन का अर्थ ये होता है कि कोई एक पदार्थ कौन कौन से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, उन कणों के बारे में जो चीज़ें होती है,
वो कहलाता है संगठन। संरचना कि उसकी संरचना किस प्रकार से है। गुणधर्म, तो पदार्थों के मुख्य रूप से मोटे तौर पर दो गुणधर्म होते हैं, एक तो होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। और एक चीज़ लिखी गई है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में बदलना, चाहे वो भौतिक प्रक्रिया हो चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, ठीक है ना, उसके द्वारा उस दूसरे में बदलना। और फिर क्या है, जिन पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं उन पदार्थों का हमें क्या उपयोग है, उन उपयोगों के बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान है तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो इन रसायन विज्ञान की इसमें भी अलग अलग शाखाएं बन जाएगी। आपके भी जैसे 11वीं के अंदर जैसे रसायन विज्ञान है, आपने 10th में विज्ञान पढ़ी, विज्ञान के अंतर्गत ही आपने कुछ टॉपिक पहले रसायन विज्ञान के थे, फिर भौतिक विज्ञान के, फिर जीव विज्ञान के थे। जीव विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों सम्मिलित थी। अब क्या होगा कि रसायन विज्ञान है, इसको भी हम अलग अलग भागों में और बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। अब ये चीज़ आती है कि हम इनको अलग अलग भागों में क्यों बांटते हैं, हम एक साथ में क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। इसका कारण क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का यदि वर्गीकरण जितना ज़्यादा करेंगे उसका अध्ययन उतना ही अधिक सरल हो जाएगा। और जब हमें अध्ययन में सरलता है तो विज्ञान हमें यही कहती है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, शोध करते हैं, तो उनमें उसका एक उद्देश्य है कि अपने जीवन को सरल सुखद बनाना। तो सारी प्रक्रियाएं सरलता की ओर अग्रसर करती है विज्ञान, और विज्ञान की सरलता ही उसके अंदर जटिलता सम्मिलित होती है। जैसे जैसे सरलता बढ़ती जाएगी उसके अंदर उतनी ही अधिक जटिलता उत्पन्न होती जाएगी। हमें सरलता प्रदान करेगी लेकिन विज्ञान स्वयं बहुत अधिक जटिल होती जाएगी। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें और भी देखें तो अपने इस रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर 3 प्रकार की और शाखाएं हैं। तो एक तो रहेगी अकार्बनिक रसायन विज्ञान, एक रहेगी कार्बनिक रसायन विज्ञान, एक होगी भौतिक रसायन विज्ञान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। तो ये तीनों सम्मिलित मिलेगी आपको। और जैसे आगे कक्षाओं बढ़ोगे तो इस रसायन विज्ञान की हमें 3 अलग अलग शाखाओं के रूप में और अध्ययन करना होगा। अब रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का महत्व है। अब हम रसायन विज्ञान है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर रसायन विज्ञान न हो तो अपना जीवन अपूर्ण हो जाएगा। हम सुबह से लेकर के शाम तक, सोते समय तक, वापस सुबह तक हम देखते हैं कि हर दिन हमें रसायन विज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। सुबह उठते ही हम अगर ब्रश करते हैं, पेस्ट लेते हैं, ठीक है, नहाते हैं, तेल यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ पाउडर है, क्रीम है, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। फिर अगर खाना बनता है उसमें भी एक रसायन होता है, ठीक है, खाने का पाचन होता है, कुछ पदार्थ हम खाते हैं, वो पदार्थ भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने रसायन विज्ञान का जो महत्व है वो सुबह से लेकर के हम वापस उठते हैं सुबह तब तक इसका उपयोग करते रहते हैं। अब चलते हैं कि रसायन है वो भारतीय वैज्ञानिकों का उसमें क्या योगदान है, कि भारतीय वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के अंदर क्या योगदान दिया था। तो अपने भारत के अंदर एक वैज्ञानिक का नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिसको भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय है, उसको हम भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री,
इसका हम किसको कहेंगे? आचार्य प्रफुल्लचंद राय को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो आचार्य प्रफुल्लचंद राय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी केमिस्ट्री के लिए, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब ये चीज़ें हैं, तो भारतीय रसायन विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। और जैसे अपने दिल्ली के अंदर लोहे स्तंभ हैं, उस लोहे स्तंभ के अंदर जो लोहे का उपयोग किया गया था, तो उस लोहे स्तंभ को बनाए हुए आज तक कितने वर्ष हो गए? 1600 वर्ष हो गए। और 1600 वर्षों में अभी तक उस लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय की रसायन विज्ञान कितनी उन्नत किस्म की थी, या भारतीय लोगों को रसायन विज्ञान के बारे में कितना कुछ ज्ञान था, और वो भी आज के वैज्ञानिकों के लिए एक पहलू बना हुआ है, ऐसा कि जिसके बारे में अभी तक उन्होंने ये नहीं खोज पाए कि इस लोहे स्तंभ में अभी तक जंग क्यों नहीं लगा। जबकि लोहे का स्वाभाविक गुण है कि वो वायु और जल के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाता है, लेकिन अभी तक उस लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगा है। तो ये एक रसायन विज्ञान का एक प्रमाण है सभी रसायनज्ञों के लिए कि भारतीय रसायन विज्ञान है वो भी एक उन्नत किस्म की रसायन के बारे में वो जानते थे। ठीक है ना? तो इस तरह से रसायन विज्ञान है, उसकी शुरुआत हम भारतीय से लेते हैं। अब रसायन विज्ञान का क्षेत्र है बहुत बड़ा हो गया। अब महत्व में देखते हैं, तो अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं, देखो ये चीज़ें जो बताया जा रहा है रसायन विज्ञान का महत्व, ये अपने को जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है? तो रसायन विज्ञान का महत्व है, तो हम दैनिक जीवन के अंदर पहली चीज़ है, दैनिक जीवन के अंदर हम रसायन विज्ञान के रूप कैसे ग्रहण करते हैं, क्या काम आती है अपने लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है, क्रीम है, और भी जो खाने का तेल है, ये सब चीज़ें रसायन विज्ञान के देन हैं। अर्थात हम रसायन के आधार पर ही इन पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र के अंदर अगर हम जितने भी देखें कि काम आने वाले रसायन जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशी, शाकनाशी, ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा युद्ध के क्षेत्र में जितने भी हम देखते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में आने वाले रसायन वो सब इनके हैं। अगर जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, इनका यदि निर्माण है वो इनकी नाभिकीय रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही अध्ययन करके बनाए गए हैं। ठीक है? इसके अलावा कुछ ऐसे विषैली गैसें हैं जिनको युद्ध गैस कहा जाता है, उनका उपयोग जैसे आंसू गैस के गोले हैं, तो ये अश्रु गैस है, ये सब क्या है? रसायन विज्ञान की देन है। इसके अलावा यदि हम आमतौर पर देखें कि जैसे दैनिक जीवन में आ गया, कृषि में आ गया, युद्ध में आ गया, इसके अलावा औषधियों के रूप में, चिकित्सा के रूप में, जितनी भी चिकित्सा के रूप में औषधियाँ होती है, हम जितनी भी औषधियाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो सब दवाइयाँ एक प्रकार के रसायन होते हैं। इनका भी निर्माण रसायन विज्ञान के आधार पर ही किया जाता है। नियमों, सिद्धांतों, संरचनाओं, संगठन, इनका अध्ययन करके ये बताया जाता है कि ये पदार्थ है अपने शरीर के अंदर किस बीमारी को नष्ट करेगा, ठीक है, किस चीज़ों से बचाएगा, क्या चीज़ें अपने लिए अच्छी रहेगी, ये सब रसायन है, रसायन विज्ञान की ही देन होती है। इसके अलावा यदि हम रसायन का और भी महत्व देखें कि जितने भी उद्योग जगत के अंदर हैं, अगर जैसे ये बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड पर जो ये चीज़ प्लाई लगी हुई है, ये जो फाइबर है, ये भी रसायन विज्ञान की देन है। जितने भी प्लास्टिक है, रबर है, बहुलक है, ये सब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम देखें संचार के अंतर्गत, तो प्रकाशिक तंतु जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर,
ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रकार से तंतु बनाए जाते हैं, उन तंतुओं का निर्माण का अध्ययन है वो रसायन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जितने भी जैसे अभी ऑप्टिकल फाइबर है, अपने अंडमान निकोबार द्वीप तक सबसे बड़ी लाइन डाली गई है जो संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से अपने रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि बिना रसायन विज्ञान के जीवन संभव नहीं है। अगर हम आज देखें, पेन में यूज़ कर रहा हूँ, पेन भी रसायन है क्योंकि पॉलीमर है, बहुलक है, ये इंक है वो भी रसायन विज्ञान की देन है। तो इस तरह से हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं सुबह से शाम तक, उन सब में रसायन ही एक छुपा हुआ रहस्य रहता है, ठीक है ना, हम उसका ही उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत की मुख्य चीज़ है वो रहेगा, देखो रसायन विज्ञान का महत्व है ये मौखिक रूप से अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के अंतर्गत 11th के अंदर हमें क्या चीज़ है वो सबसे पहले पढ़नी है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। देखो एक चीज़ ध्यान देना, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर होता है, ठीक है। द्रव्य यानी पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ की एक अवस्था होती है, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर याद रखना। अब द्रव्य कहते किसे हैं? अब द्रव्य का अर्थ क्या रहेगा? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाता है। पहली चीज़ है, हम पदार्थ या द्रव्य उस चीज़ को ही कहेंगे जिसमें पहला क्या होगा, स्थान घेरती है। अगर जैसे ये पेन है, हमने यहाँ रखा हाथ पर, तो ये हाथ का कुछ भाग है, स्थान है, उसको घेर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही हम रख सकते हैं, इस जगह पर हम कोई वस्तु नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होगा और जो वस्तु स्थान घेरेगी उस चीज़ को ही, वस्तु को हम द्रव्य या पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब द्रव्य या पदार्थ है, हमें इसका वर्गीकरण करना। अब है कि वापस वही चीज़ आ गई कि हम जब पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? देखो वर्गीकरण किया जाता है किसी भी चीज़ का, हमें बहुत ही सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करना हो और उसमें सरलता और सुगमता बनी रहे, तब हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को अलग अलग छोटे टुकड़ों में बांट करके अध्ययन करते हैं और उसको बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें उसको समझने में सरलता रहे, ठीक है, पढ़ने में आसानी रहे। तो इसलिए हम द्रव्य का अगर वर्गीकरण देखें, द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य का वर्गीकरण है तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकरण है। तो वो वर्गीकरण क्या रहेगा? एक तो रहेगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रहेगा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। अब एक चीज़ आएगी ध्यान में, आपको जो 10th कक्षा में भी पढ़ा होगा, भौतिक और रासायनिक, अब इनमें अंतर क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ ये, भौतिक वही चीज़ कहलाती है कि जिन गुणों में यदि कोई परिवर्तन हो, कोई पदार्थ है, द्रव्य है, उसके कुछ गुण होते हैं, जैसे
ताप, दाब, घनत्व, आयतन, चालकता, प्रस्तनाव, ये ऐसे गुण हैं पदार्थों के जिनमें यदि हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उस परिवर्तन से पदार्थ है, वो मूल पदार्थ है, वो दूसरे पदार्थ में नहीं बदले, ठीक है ना। दूसरा कि यदि हम ऐसे गुण जिनको हम देखने से, सूंघने से, चखने से, है ना, स्वाद से आदि इनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। अब दूसरे क्या होते हैं? रासायनिक गुण। यानी ये एक ऐसा गुण होता है कि जिसके अंतर्गत कि पदार्थ है वो किस प्रकार से बना हुआ है, और उसको यदि हम बने हुए पदार्थ तोड़ते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, और उससे वो क्या होता है कि दूसरे नए पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। तो नए पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है या जो गुण है वो कहलाएगा रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण में क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है ना। वो गुण कौन से हो गए कि वो रासायनिक क्रिया करता है, कि अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, जल के साथ क्रिया करता है, वायु के साथ क्रिया करता है, इन सब का अध्ययन है वो रासायनिक गुणों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पदार्थ अपना मूल पदार्थ है दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और अपने मूल गुणों को खो देता है और नए गुणों को प्राप्त कर लेता है। भौतिक गुण के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, उसमें पदार्थ है, देखने वाले ये गुण हैं वो बदलते हैं, लेकिन पदार्थ अपनी मूल चीज़ें हैं उनको नहीं खोता, दूसरे पदार्थ में नहीं बदलता है। तो हम वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण में क्या रहेगा? एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रहेगा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण है, इनको हम 3 वर्गों में और बांट सकते हैं। वो रहेगा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरा रहेगा गैस अवस्था, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण को हमें पुनः पदार्थों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। वो रहेगी पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी रहेगी गैस अवस्था। इसी प्रकार से अगर हमने ये भौतिक वर्गीकरण कर लिया, अब रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण को भी हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो रहेगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा रहेगा मिश्रण, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ है रासायनिक वर्गीकरण में, शुद्ध पदार्थ को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। एक तो रह गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थों को 2 वर्गों में पुनः बांट दिया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और मिश्रण को भी हमने पुनः 2 वर्गों में बांट दिया। तो एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब रह गया तत्व हैं, इन तत्वों को भी हम 3 वर्गों में पुनः बांट सकते हैं। तो एक तो हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु और तीसरा हो गया उपधातु, ठीक है। यौगिकों को किसी वर्ग में बांटा नहीं गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण कोई वर्गों में नहीं बांटा गया है। तो इस तरह से द्रव्य यानी पदार्थ है, इसका वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो एक तो किया गया है भौतिक वर्गीकरण और एक बांटा गया है रासायनिक वर्गीकरण में, ठीक है ना। तो अब हम पहले अध्ययन करेंगे भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो द्रव्य का वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण है, तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर
हम द्रव्य की भौतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। और पदार्थ की भौतिक अवस्था है वो 3 प्रकार से होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब हम इसमें बताऊंगा मैं आपको कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, गैस अवस्था किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हैं, ठीक है ना, इनके उदाहरण इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। अब हम वापस अपने एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। अब द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण है, तो ये जो वर्गीकरण है द्रव्य यानी पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन सा है? जैसे पहला ठोस अवस्था, ठीक है। दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। देखो अभी जो 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ये होती कैसे है कि पदार्थ है ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में है, कोई ठोस होता है, कोई द्रव होता है, कोई गैस होता है। ऐसा क्यों? तो अपने को जो मूल चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो एक याद रखनी है कि द्रव पदार्थ है, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। देखो एक चीज़ ये याद रखना, क्योंकि हम जब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार आएगा, वो रहेगा अवयवी कण। और अवयवी कण है जो मैंने लिखा अवयवी कण, तो अवयवी कण क्या है कि जिन कणों से मिलकर जो पदार्थ बनता है, द्रव्य बनता है, उन कणों को ही अवयवी कण कहते हैं। और ये अवयवी कण हैं, कौन से होते हैं अवयवी कण में? अवयवी कण है वो हो सकते हैं परमाणु, अणु या आयन। यानी कोई पदार्थ बनेगा तो उसका मुख्य क्या रहेगा कि वो पदार्थ या तो कई प्रकार के परमाणु से या एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा, या कई प्रकार के अणु से मिलकर बनेगा, या कई प्रकार के आयन से मिलकर बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है परमाणु, जिसके बारे में आपने पीछे कक्षाओं में पढ़ लिया। अब एक ये है अणु और आयन, होते दोनों ही अणु हैं। परमाणु का मतलब एक परमाणु, एक कण। अणु का मतलब कई परमाणु मिलकर एक पुंज बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, उसको अणु कह सकते हैं। कई परमाणु मिलकर एक झुंड बना लेते हैं, उसको भी हम आयन कहते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हो गई। कई परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके जो बड़ा कण बनाते हैं वो अणु होता है। जो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं, कण बनाते हैं,
वही आयन होता है। तो फिर अणु और आयन में अंतर क्या हुआ? मुख्य अंतर हुआ ये कि अणु है, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। आवेश का मतलब उस पर चार्ज, न तो उस पर ऋणावेश होगा न उस पर धनावेश होगा, अर्थात वो उदासीन होगा, उस पर जीरो आवेश होगा। तब तो वो परमाणु मिलके अणु कण बना लिया, बड़ा कण बना लिया, और उस पर चार्ज आवेश है। वो आवेश यदि जीरो है, कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, तो वो अणु कहलाएगा। और यदि उस कण पर परमाणु मिलकर जो बड़ा कण बनाते हैं उस पर या तो धनावेश आए और या ऋणावेश आए, अगर ऐसा आवेश आ जाता है तो वो कहलाता है आयन। ठीक है ना? तो इस तरह से हम जो इन चीज़ों के बारे में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें एक शब्द बार बार आएगा, अवयवी कण, अर्थात ऐसे कण जिनसे मिलकर पदार्थ या द्रव्य का निर्माण होता है, वो अवयवी कण कहलाता है। अब अवयवी कण में क्या होगा? परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है? तो इस तरह से अब आपको ध्यान देना कि ये जो कण हैं, कण हैं लिखा ना, कण कौन से? परमाणु, अणु या आयन रहते हैं। इन कणों में एक प्रकार का आकर्षण होता है। ठीक है ना? उस कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ है, द्रव्य की भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं कणों के मध्य, यानी अवयवी कण हैं, पदार्थ के अवयवी कण हैं। अब अवयवी कण के मध्य क्या रहेगा? आकर्षण बल रहेगा, और उस आकर्षण बल के आधार पर ही हम पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस इनमें बदलेंगे। अब क्या होगा? आकर्षण बल जो मैंने लिखा है, ठोसों के अवयवी कण हैं, देखो शब्द आ गए वापस वही, ठोसों के अवयवी कण हैं। ठोसों के अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? अवयवी कणों के मध्य अब देखो ये चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इस आधार पर अब ये चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल या अधिक होते हैं। देखो ध्यान रखना, ठोस पदार्थ है, जिन कणों से मिलकर बना हुआ है वो अवयवी कण। ठीक है ना? चाहे वो परमाणु है, अणु है या आयन है, उन कणों के मध्य आकर्षण बल है, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करते हैं, वो आकर्षण बल बहुत अधिक हो, प्रबल हो या अधिक हो, तो उस पदार्थ की अवस्था है वो ठोस हो जाती है, और आकर्षण बल प्रबल होता है, और प्रबल आकर्षण बल के कारण अवयवी कण है, अवयवी कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं। अब क्या होगा कि जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे से क्या होगा? नज़दीक आ जाएगा। जैसे एक हम देखते हैं कि दो छोटे चुंबक के टुकड़े हैं, ठीक है, उन चुंबक के टुकड़ों को यदि ऐसे पास में लाया जाए तो तेज़ गति से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एकदम नज़दीक आ जाते हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उसमें आकर्षण है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो नज़दीक आ जाता है। ऐसे ही कुछ पदार्थों के कण हैं, उनमें आकर्षण बल ज़्यादा हो और उस ज़्यादा आकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तो निकट आने से क्या होती है कि उन अवयवी कणों के बीच में दूरी कम और घनत्व ज़्यादा हो जाता है, दूरी कम और घनत्व ज़्यादा हो जाता है, और उस अवस्था को ही हम ठोस अवस्था कहते हैं, निकट आ जाते हैं, जिससे द्रव्य का घनत्व बढ़ जाता है एवं उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। अब क्या है, निकट आ गए, उससे क्या होगा, पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा। घनत्व शब्द आपने पढ़ा होगा, अर्थ क्या होता है घनत्व का? घनत्व का अर्थ ये होता है कि इकाई आयतन, दो घनत्व और आयतन में अंतर रहेगा भाई, इकाई आयतन में अवयवी कणों की संख्या। जैसे देखो, अगर हम घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक ये चीज़ है, मान लीजिए एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका मतलब एक वर्ग हो गया। अब इसमें क्या अवयवी कण है, इस तरह से है, और इसके अंदर अवयवी कण इस तरह से है। अब ठीक है कि हमने जो संरचना बनाई है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, इसका अगर हम आयतन है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। आयतन क्या है, दोनों का आयतन तो है समान, और घनत्व रह गया। अब घनत्व क्या चीज़ है, इकाई आयतन ले लिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 1 सेमी क्यूब है, ये भी 1 सेमी क्यूब आ गया। इसके अंदर अवयवी कण है, अगर हम देखते हैं तो इसमें अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अवयवी कण कितने हुए, 10 कण हो गए। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 और इसमें हो गए 20 कण, तो इसमें तो हो गए 10 और इसमें हो गए 20। तो हम देखते हैं कि आयतन समान है, अवयवी कण है, उनकी संख्या कम अधिक है। जिस इकाई आयतन में जिस पदार्थ के अवयवी कण कम होते हैं उसका घनत्व कम होता है, और जिस इकाई आयतन में जिस पदार्थ के अवयवी कण बहुत अधिक होते हैं या ज़्यादा होते हैं उसका घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर जो शब्द आया घनत्व, ठीक है ना, घनत्व बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं भाई ये कण तो क्या है, घनत्व कम होने का कारण क्या है कि वो कण दूर दूर है, और वो कण दूर दूर क्यों है, क्यों, क्योंकि उनके कणों के मध्य आकर्षण बल है ना वो कम है, कम होने से वो दूर हो गए, दूर होने से घनत्व घट गया, ठीक है ना। और जिनके कण नज़दीक आ गए एक दूसरे को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, आकर्षण बल प्रबल हो तो कण नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आएंगे तो एक ही आयतन में, समान आयतन में उसके अवयवी कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होने से अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, और निकट आने से उसका घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व के साथ में फिर क्या होगा, उसका आकार भी नहीं बदलेगा और आयतन भी नहीं बदलेगा, निश्चित हो जाएंगे,
ठीक है ना। और उसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से द्रव अवस्था, तो इसमें क्या होता है, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होते हैं, जिसके कारण अवयवी कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट न होकर थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, दूर होते हैं, तथा दूर होने से उनका घनत्व कम हो जाता है एवं आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं। द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल है ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है, कम होने से अवयवी कण थोड़े दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब है कि घनत्व कम होने से, आकर्षण बल कम होने से वो एक दूसरे के स्थान को चेंज कर लेते हैं। तो द्रव क्या होता है कि उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को यदि हम जिस पात्र में डालें, जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, उस दूध को हमने एक जार में डाल दिया तो वो जार का आकार ग्रहण कर लेगा। और एक अगर हमने कोई दूसरा पात्र ले लिया, थाली ले ली, थाली में डाल दिया तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है वो 1 लीटर, तो उसका मतलब क्या हो गया, आयतन निश्चित रहेगा और आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, ठोस के अंदर हम उदाहरण में हम जो भी चीज़ देखते हैं ठोस अवस्था की, तो सारी चीज़ें, जैसे अगर ये पेन है, बोर्ड है, दीवार है, जो भी चीज़ें वो धातुएं हैं, धातु में केवल पारे को छोड़ करके वो धातुएं सब क्या है, ठोस अवस्था में है। जल है, एल्कोहल है, ईथर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में है। अब है गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या रहेगा कि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल है वो अत्यंत कम होता है, बहुत ही कम है। मान लीजिए यदि ये ठोस है और ये द्रव है, अगर हमने 1 सेंटीमीटर के ये ले लिया तो इसमें ये गैस के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये गैस के कण क्या है, दूर दूर है, और दूर दूर होने का मतलब क्या हुआ कि अवयवी कण है, इनके बीच में परमाणु या अणु है, इनके बीच में आकर्षण बल है नगण्य, न के बराबर है। ठीक है ना, इस कारण से इनका घनत्व है सबसे कम होता है और इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है और वो पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, गैस अवस्था में है। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेगा, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यंत
कम, इतना कम होता है कि उसको हम नगण्य भी मान सकते हैं। आकर्षण बल अत्यंत कम नगण्य होता है जिससे अवयवी कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जिससे उनका घनत्व अत्यंत कम हो जाता है एवं आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। तो हम गैस अवस्था उसी को कहेंगे कि जिसमें अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम रहेगा और कम होने के कारण, आकर्षण बल नगण्य होने के कारण अवयवी कण दूर होंगे तो घनत्व घट जाएगा और घनत्व घटने से क्या होगा कि उनका आकार और आयतन है जिस पात्र में डालेंगे उसमें रह जाएगा और आकार है कम ज़्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है ना। ये होती है गैस अवस्था। ठीक है। कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, एकदम सरल चीज़ें हैं। कल आएगी रासायनिक वर्गीकरण तो उसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।